वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। और फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का वो है मेजरमेंट। इस चैप्टर में हम फिज़िक्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, फिज़िक्स की जो फंडामेंटल है वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिज़िक्स की इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ है। तो चलते हैं फिज़िक्स की तरफ। फिज़िक्स जो है ना, ये ग्रीक वर्ड है, एक ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड है ये, एक ग्रीक वर्ड फिजिक से निकला है, फिजिक से निकला है, फिजिक जिसका मतलब है नेचर, जिसका मतलब क्या है, नेचर है। इसका ये मतलब है कि फिजिक्स का मतलब जो है ना वो नेचर है। इसका ये मतलब है कि फिजिक्स में हमने नेचर को स्टडी करना है, हमने नेचुरल फिलॉसफी को स्टडी करना है फिजिक्स में। नेचुरल फिलॉसफी का मतलब क्या है? नेचुरल फिलॉसफी का मतलब ये है कि हमारे पास जो जितने हमारा जो सोलर सिस्टम्स है, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट्स है जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, क्यों रिवॉल्व करते हैं, कितने फास्ट रिवॉल्व करते हैं, कितने स्लो रिवॉल्व करते हैं, इन सब का जो तस्करा है इसको हम नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। तो फिजिक्स जो है ना एक साइंस है, इसको हम ब्रांच नहीं कह सकते साइंस का, ये खुद एक साइंस है जिसमें हम नेचुरल फिलॉसफी को स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अगर हम इसकी जनरल डिफिनीशन कर लें कि फिजिक्स क्या चीज़ है, तो ये साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, दो चीज़ों का हम स्टडी करते हैं बेसिकली। इसमें हम स्टडी करते हैं, एक हम मैटर को स्टडी करते हैं और साथ साथ हम इसमें एनर्जी को भी स्टडी करते हैं। तो इन दो चीज़ों का जो मुताला है, जो स्टडी है, और इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान जो फ्रेंडशिप है, जो रिलेशनशिप है, उन रिलेशनशिप को हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। अब आते हैं इसके रिलेशनशिप के मुतालिक कि दोनों का रिलेशनशिप क्या है। तो हम इनके रिलेशनशिप पे जाते हैं कि मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक बल्ब है, अब इस बल्ब को मैं वोल्टेज देता हूँ, इस बल्ब को मैं क्या देता हूँ, वोल्टेज देता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, ये हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। क्या देता है? इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये हमारे पास मैटर है जनाब, बल्ब हमारे पास मैटर है, वोल्टेज हमारे पास एनर्जी है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये हमें फिजिक्स देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, विच इज द रोमांटिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स ऑफ कोर्स। इसके बाद अगर मैं दूसरा मिसाल ले लूँ, कार का ले लूँ, और साथ साथ इस कार में मैं पेट्रोल डीजल डाल देता हूँ, तो ये हमें मोशन देता है। और मोशन जो है ना, ये प्योरली मैकेनिक्स है, ये प्योरली क्या है, मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स जो है ना, ये भी फिजिक्स का एक ब्रांच है। देखो ना, कार हमारे पास मैटर हो गया, ठीक है जी, और साथ साथ पेट्रोल जो है ये हमारे पास एनर्जी हो गई। तो एनर्जी का मैटर के साथ मिलना और इनका बाइनरी ताल्लुक जो है ना, इससे हमारे पास मैकेनिक्स आता है, और मैकेनिक्स जो है ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स जो है ना, ये बेसिकली मैटर और एनर्जी जो है इसका बाइनरी ताल्लुक हमें बताता है। अगर मैं ये कहूँ कि जो फिजिक्स है ये साइंस की महारानी है, ये साइंस की महारानी है, ये बहुत ज़्यादा फील्ड के साथ ओवरलैपिंग करता है, और बाज़ साइंसदान इसको ओवरलैपिंग सब्जेक्ट भी कहते हैं। इसके बगैर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जो इसके बगैर नामुकम्मल है। तो फिज़िक्स एक महारानी का किरदार अदा करती है साइंस में, और इसका टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ये कहें कि विदाउट फिजिक्स देयर इज़ नो टेक्नोलॉजी, विदाउट फिजिक्स देयर इज़ नो एडवांसमेंट इन साइंस, तो हम कोई गलत नहीं कहते हैं, क्योंकि फिजिक्स की वो वाइड सब्जेक्ट है जो हमारी टेक्नोलॉजी को एडवांस बना देती है, हमारी टेक्नोलॉजी को जिद्दत देती है, हमारी टेक्नोलॉजी में रिवॉल्यूशन क्रिएट करती है। ये वो सब्जेक्ट है। वैसे तो इस सब्जेक्ट के तकरीबन 7000 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन जो इस सब्जेक्ट में काम शुरू हुआ है वो तकरीबन 2-3 सदी इसके हो गए, जब न्यूटन पैदा हो जाता है और वो फिज़िक्स में काम करना शुरू कर देते हैं। तो उस वक्त फ़िज़िक्स एक नया शेप इख्तियार कर देता है, और उस 200-300 सालों में फ़िज़िक्स ने बेपनाह तरक्की की है।
इग्नोर नहीं कर सकता है दोस्तों। अच्छा, तो ये शॉर्ट में हमने फिजिक्स को डिफाइन कर दिया। अब हम चलते हैं फिजिक्स में हम पढ़ते क्या है जनाब। सबसे पहले हम जाते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की तरफ कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज जो है ना, नाम से जाहिर है फिजिकल का मतलब है जिसका कोई ना कोई वजूद हो, वजूद हो, जिसका कोई ना कोई वजूद हो, इसको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फिजिकल वर्ड बनाता है, एक फिजिकल वर्ड बनाता है, एक फिजिकल वर्ड बनाता है। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, ये वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, और जिसको हम फील भी कर सकें, और जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकें। तो ये तीन चीजें फिजिकल क्वांटिटी में जरूरी हैं। इसमें हमारे पास मेजरमेंट होगा, चूंकि ये चैप्टर मेजरमेंट का है तो इसमें मेजरमेंट भी जरूरी है, इसमें फील करना भी जरूरी है, और इसमें ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। तो ये तीन कंडीशन अगर फुलफिल करे तो वो क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। मिसाल के तौर पर मैं एक टेम्परेचर देता हूँ, एक क्वांटिटी है मेरे पास टेम्परेचर। तो जनाब टेम्परेचर क्या है, इसको आप फील भी करोगे, इसको आप ऑब्जर्व भी करोगे, और इसको आप क्या करोगे, इसको आप मेजर भी करोगे। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है। देखो ना, दो किस्म की क्वांटिटी हमारे पास है, एक फिजिकल है और एक नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल का मतलब है जिसका कोई वजूद ना हो, उसको हम नॉन फिजिकल कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास सोल है, सोल हमारे पास नॉन फिजिकल है। हमारे पास फीलिंग्स है, इमोशंस है, ये सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जिसको तो हम फील कर सकते हैं लेकिन इसको हम ना मेजर कर सकते ना ऑब्जर्व कर सकते। तो ऐसी क्वांटिटी को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और ये जो क्वांटिटी है एक नॉन फिजिकल वर्ड बनाता है जिसको हम एंटी यूनिवर्स कहते हैं, जहाँ पे करीम का एंटी करीम मौजूद है, जहाँ पे मोहम्मद का एंटी मोहम्मद मौजूद है, जहाँ पे किसी और बंदे का एक एंटी बंदा मौजूद है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जहाँ पे प्रोटॉन का एंटी प्रोटॉन मौजूद है। तो ये हमारे पास नॉन फिजिकल वर्ड है। ज़्यादा लोगों का यकीन ये है कि नॉन फिजिकल वर्ड में हमारे जो फरिश्ते हैं, जो हमारे जो अर्श है, वो इन नॉन फिजिकल दुनिया में है जो हमें दिखाई नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा बातें, इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं जाना चाहते, फर्स्ट ईयर के लेवल पे, तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो फिजिक्स में अगर मैं फिजिक्स की एक डिफिनीशन दोबारा कर लूँ कि फिजिक्स जो है ना, ये हमारे पास साइंस ऑफ मेजरमेंट है। इसमें आपने हर चीज़ को मेजर करके देना है। विदाउट मेजरमेंट फिजिक्स जो है ना, ये इस तरह है जिस तरह इंसान कपड़ों के बगैर जीना सीखता है। तो फिजिक्स जो है ना, इसमें मेजरमेंट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमने मेजरमेंट लेनी है, ऑब्जर्वेशन लेनी है और फीलिंग लेनी है। ये तीन चीज़ों का हमने जिक्र करना है। प्यारे बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। तो पहला जो है ना हमारे पास वो है बेस फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी? एक है बेस फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, और एक हमारे पास है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम दूसरा नाम देते हैं जो अक्सर एमसीक्यूज में आता है, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। प्यारे बच्चों, नाम से जाहिर है बेस का मतलब है बुनियाद, बिल्डिंग ब्लॉक। ये वो क्वांटिटीज हैं जो बाकी क्वांटिटी के लिए एक बुनियाद का किरदार अदा करते हैं। जिस तरह हमारे पास एक कमरा है, ये हमारे पास बेस है, इस कमरे के ऊपर मैं 1000 कमरे और भी बना सकता हूँ, तो ये मेरा बेस हो गया। और इसके ऊपर मैं जितने भी कमरे बनाऊंगा वो मेरे डिराउड होंगे। डिराउड का मतलब है माहूज करना। माहूज का मतलब है कि आप पहले वाले से आप दूसरे वैल्यूज को आप फाइंड करना चाहते हैं। तो बेस क्वांटिटी जो है ना, अगर मैं इसकी डिफिनीशन पे जाऊं, सो दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अदर क्वांटिटी। ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, ये हमारे पास फंडामेंटल है, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अदर क्वांटिटीज।
ये दूसरी क्वांटिटी के लिए क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है जी, बुनियाद है, ठीक है जी। अब हमारे पास बेस क्वांटिटी 7 है, टोटल कितने हैं, टोटल हमारे पास बेस क्वांटिटी टोटल 7 है, कितने हैं, 7 है, जिसमें पहला जो है ना वो लेंथ है, पहला क्या है, लेंथ है। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसको मैं इस साइड पे लिखना चाहूंगा। तो बेस क्वांटिटी हमारे पास बुनियादी क्वांटिटीज है जो हमारे पास टोटल 7 है, जिसमें पहला हमारे पास लेंथ है, क्या है, लेंथ है जनाब। इसके पास हमारे पास मेस है जिसको आप मास बोलते हैं, एंड थर्ड वन जो है हमारे पास वो है टाइम है, which is very very important. The beginning of everything is time. This is the quote of Einstein. And the fourth one is the temperature, of course, which is very very important thing. And the fifth one is the amount of substance, and then we have a current, of course, which is very very important in daily life. And then we talk about light intensity, which is of course very important terminology, light intensity. ओके, ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो बाकी क्वांटिटी के लिए बुनियाद का किरदार अदा करेंगे। ये जो 3 क्वांटिटी है ना, ये एमसीक्यूज आता है, इसको हम कहते हैं टिपिकल बेस क्वांटिटी, टिपिकल बेस क्वांटिटीज। इसको हम टिपिकल बेस क्वांटिटीज कहेंगे इन तीनों को। क्यों? क्योंकि ये जो 3 है, इन तीनों को इस्तेमाल करके हमने ज़्यादातर नई क्वांटिटी डिराइव करनी है। That's why we call it typical base quantities. अच्छा जी, तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज है, जिसमें से 3 बिल्कुल टिपिकल बेस क्वांटिटीज है जिसको यूज करके हमने डिराइव क्वांटिटी को हासिल करना है। अच्छा जी, इसके बाद हम डिराइव पे जाएंगे। डिराइव का मतलब क्या है? डिराइव का मतलब है इस बेस को हमने इस्तेमाल करना है। जल्दी जल्दी से कापियां निकाले और इसको नोट करें जनाब। अच्छा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? ये वो फिजिकल क्वांटिटी है which can obtain जो हमें हासिल होती है, which can obtain from multiplication of base quantities। देखो ना, इसमें हमने बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है। बेस क्वांटिटी को आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है और ना आपने डिवाइड करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 बेस क्वांटिटी का और आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? डिराइव फिजिकल क्वांटिटी आएगा। मिसाल के तौर पर देखो ना, हर चीज़ का मिसाल दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। तो मिसाल के तौर पर मैं लेता हूँ एरिया। क्या लेता हूँ? एरिया को आप देख लें। एरिया हमारे पास क्या है? लेंथ इनटू विड्थ है, और लेंथ हमारे पास बेस है, विड्थ हमारे पास बेस है। तो बेस को बेस से मल्टीप्लाई करके हम एरिया से करते हैं, विच इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेस की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये चीज आ जाती है। जिस तरह वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम है। व्हाट इज वॉल्यूम? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। ये तीनों बेस क्वांटिटीज, ये तीनों क्या है? बेस क्वांटिटी है। और इन तीनों से हमारे पास क्या हासिल हो जाता है? वॉल्यूम, विच इज द डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका ये मतलब हो गया जनाब वाला कि बेस तो हमारे पास 7 है, लेकिन डिराइव हमारे पास 1000 से भी ज़्यादा है। ठीक है जी। इस तरह फॉर एग्जाम्पल ये कमरा हमारे पास बेसमेंट है, ये पूरा कमरा बेसमेंट है, तो बेसमेंट तो एक ही है, लेकिन इसके ऊपर अगर मैं 2000 कमरे भी बनाऊँ ना, तो वो मेरे पास डिराइव बन जाते हैं। तो डिराइव क्वांटिटी की भी यही एग्जाम्पल होती है जनाब कि ये आप बेस से हासिल करते हैं, बेस को आप मल्टीप्लाई करते हैं, या कभी कभार हम डिवाइड भी करते हैं, तो हमारे पास क्या हासिल हो जाता है? हमारे पास डिराइव क्वांटिटी हासिल होते हैं। अब प्यारे बच्चों, सवाल ये है कि ये क्वांटिटी तो हमने पढ़ ली है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ जो है ना वो यूनिट है। यूनिट के बगैर हमारा जीना नामुमकिन है। फॉर एग्जांपल, आप किसी पेट्रोल पंप के पास जाते हैं और इसको इस तरह इशारे करते हैं कि भाई इतना डलवा दो। वो बंदा क्या करेगा? आपकी ज़हन में ये होगा कि मैंने क्या करना है, मैंने उसको 1000 रुपये देना है ना, मैंने उसे कहा कि 1000 रुपये का डलवा दो, वो 10 लीटर डलवाएगा। अगर आप उसको प्रॉपर यूनिट बोलते तो आपके लिए आसानी हो जाती। इसी तरह अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाऊँ, उसको कहूँ कि मुझे चीनी दे दें, तो चीनी तो वो क्या देगा आपको? एक बोरी देता
देता है, क्या देता है, आप उसे प्रॉपरली कहोगे कि मुझे 5 kg चीनी चाहिए, ठीक है जी। तो यूनिट जो है ना, इसका किरदार मेजरमेंट में बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर मेजरमेंट जो है ना वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप काउंट नहीं कर सकते। मैं आपको कहूँ कि ये हमारे पास कुछ कैमर्स है, इसको आप काउंट करें, तो आप क्या करोगे यार। तो यूनिट के बगैर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी क्वांटिटी को काउंट नहीं कर सकते। तो इन फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमारे पास यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को हम इस्तेमाल करके इन चीज़ों को मेजर करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा यूनिट्स को हम डिस्कस करते हैं। यूनिट्स, प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कोई आपसे पूछे कि यूनिट की डिफिनीशन क्या होगी, शाबाश, तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब ये होगा द स्केल ऑफ मेजरमेंट, द स्केल ऑफ मेजरमेंट, द स्केल ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। द स्केल ऑफ मेजरमेंट, पैमाइश की जो स्केल है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यूनिट कहेंगे। तो यूनिट के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा। 1960 से पहले, बिफोर 1960, मोहम्मद इधर देखो, बिफोर 1960 से पहले, 1960 से पहले हमारे पास 3 तरह के सिस्टम इस्तेमाल होते थे यूनिट्स के। कितने सिस्टम? एक हमारे पास FPS सिस्टम था, एक हमारे पास CGS सिस्टम हुआ करता था, एक हमारे पास MKS सिस्टम हुआ करता था। FPS का मतलब है फुट पाउंड सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, पाउंड सेकेंड, और CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, एंड देन MKS मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो ये 3 सिस्टम हमारे पास 1960 से पहले इस्तेमाल होते थे। ये ब्रिटिश सिस्टम था, प्योर ब्रिटिश में ये चीज़ इस्तेमाल होती थी। कहाँ पे इस्तेमाल होती थी? ब्रिटिश। ये सिस्टम यूरोप में बड़ा मशहूर था, और ये सिस्टम एशिया में बड़ा पॉपुलर हुआ था, ठीक है जी। ये 3 हमारे पास 3 क्वांटिटी के लिए ये चीज़ बनी थी। 3 क्वांटिटी का मतलब लेंथ, मेस एंड देन टाइम, ये 3 क्वांटिटी के लिए ये चीज बनी थी। इसमें लेंथ के लिए यूनिट क्या यूज होता था? इसमें लेंथ के लिए यूनिट फुट यूज होता था, इस सिस्टम में फुट, मेस के लिए पाउंड, टाइम के लिए सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ के लिए सेंटीमीटर, लोग लेंथ को सेंटीमीटर से मेजर करते थे, मास को ग्राम से मेजर करते थे, टाइम को सेकेंड से मेजर। इस सिस्टम में लेंथ को मीटर से, मास को किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से। फिर मसला क्यों पैदा हो गया? मसला इस तरह पैदा हो गया ना, कोई ब्रिटिश से पाकिस्तान आ जाता, या कोई पाकिस्तान से ब्रिटिश जाता, ठीक है जी। तो इधर तो लेंथ की यूनिट डिफरेंट है, मेस की यूनिट डिफरेंट है, तो उनके लिए मुश्किलात थी नाप तोल में, ठीक है जी। तो उन मुश्किलात को दूर करने के लिए फिर 1960 में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, एक इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी बुलाई जाती है, और उस कॉन्फ्रेंस में 1960 में कॉन्फ्रेंस हो जाती है। इन 1960 एक कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो जाती है, और वो एक सिस्टम डेवलप करता है यूनिट के लिए, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं। और ये सिस्टम इंटरनेशनल 3 यूनिट्स का मुश्तमिल थी। एक हमारे पास बेस यूनिट थे, एक हमारे पास डिराव यूनिट्स थे, और एक हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये 3 किस्म के यूनिट्स थे हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में। अब ये जो सिस्टम है ना, ये हर मुल्क में फॉलो किया जाता है, और इसलिए हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आसानियाँ पैदा होती हैं। तो ये तीनों जो यूनिट्स हैं, इसको हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे, और फिर हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। तो चलते हैं बेस यूनिट की तरफ। डस्टर किधर रखा है मोहम्मद? ओके, मिल गया, थैंक यू। अच्छा, अब हम इन तीनों यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। बेस यूनिट्स नाम से जाहिर है ना, बेस यूनिट शाबाश। बेस यूनिट्स किसे कहेंगे शाबाश?
Which measure base quantity? Which measure base quantity? जो बेस क्वांटिटी को मेजर करें उसको हम बेस यूनिट्स कहेंगे। शाबाश। तो हमारे पास कितने बेस यूनिट्स होंगे? 7 बेस यूनिट्स हमारे पास है। क्यों? क्योंकि 7 बेस क्वांटिटीज हैं। सो 7 बेस यूनिट्स हैं हमारे पास। कितनी यूनिट्स हैं? 7। क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी कितनी है? 7 है। फॉर एग्जांपल लेंथ है। लेंथ का यूनिट क्या है हमारे पास? ऐसा यूनिट में मीटर है। क्या है? मीटर है। किलो मास है। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम है। एसआई सिस्टम की मैं बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? एसआई सिस्टम की। इसी तरह आपके पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर का क्या है? शाबाश, केल्विन। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो इसका क्या है? इसका मोल है। क्या है? मोल। इसको आपने मोल में मेजर करना है। इसके बाद हमारे पास क्या है? करंट है। करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। क्या है? एम्पियर। इसी तरह हमारे पास लाइट इंटेंसिटी है। लाइट इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला है। कैंडेला। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज है और ये इसकी यूनिट्स है, इसमें आपने मेजर करनी है। इसके बाद हम डिराव पे चलते हैं। डिराव यूनिट्स पे चलते हैं। तो डिराव यूनिट्स हमारे पास क्या होंगे? तो ये बेसिक से जो आप 9th में पढ़ के आए हो। इसके बाद हम डिराव पे चलते हैं। डिराव यूनिट्स फॉर एग्जांपल डिराव पे हम जाते हैं। ये क्या करेंगे? ये डिराव क्वांटिटी को मेजर करेंगे। किसको मेजर करेंगे? डिराव क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर फोर्स है। क्या है? फोर्स। तो फोर्स डिराव क्वांटिटी है, इसको हम मेजर करेंगे न्यूटन से। और आप कैसे आप निकालोगे? F = ma। मास का यूनिट किलोग्राम है। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम न्यूटन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूटन। सो दिस इज द डिराव यूनिट्स। इसी तरह अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या है? लेंथ इनटू विड्थ है। तो लेंथ का यूनिट मीटर है इनटू मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। सो दिस इज द डिराव यूनिट्स। दीज आर द डिराव यूनिट्स। चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अच्छा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स जनाब हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स एमसीक्यूज है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स नाइदर बेस नॉट डिराइव। ना डिराव होते हैं ना बेस होते हैं। एक थर्ड टाइप की यूनिट्स है जो ना बेस होते हैं ना डिराइव। ठीक है। और ये डायमेंशनलेस होते हैं। ये क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है जी। ये हमारे पास 2 है। ये हमारे पास कितने हैं? 2। एक को हम कहते हैं प्लेन एंगल और एक को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल नाम से जाहिर है प्लेन, ये 2 डायमेंशनल एंगल है। ये हमेशा 2 डायमेंशन में बनेगी। ये हमेशा 3 डायमेंशन में बनेगी। किस में बनेगी? 3 डायमेंशन। ये हमेशा सर्कल के सेंटर में बनेगी। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यार। ये हमेशा सर्कल के सेंटर में बनेगी। ये हमेशा स्फीयर के सेंटर में बनेगी। कहां पे बनेगी? स्फीयर के सेंटर में बनेगी। तो ये चीजें आपको याद आनी चाहिए कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो 2 तरह के हैं। एक से हम प्लेन एंगल को मेजर करते हैं, एक से हम सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं। तो चलिए प्लेन एंगल क्या चीज है ये नोट करो जल्दी से। ये सर्कल में बनेगी, सर्कल के सेंटर में। ये स्फीयर के सेंटर में बनेगी। ये 2 डायमेंशनल होगी, ये 3 डायमेंशनल होगी। ठीक है जी। अब चलते हैं प्लेन एंगल। बोर नहीं होगा। ठीक है जी। फिजिक्स जो है ना ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बोर नहीं होने देता। प्लेन एंगल एक ऐसा एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनती है। कहां पे बनता है? सर्कल के सेंटर में। फॉर एग्जांपल एक बॉडी यहां पे है, बॉडी यहां से यहां तक जाना चाहता है, पॉइंट बी तक जाना चाहता है,
तो यहाँ पे जो एंगल बनती है इस एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं. So the angle subtending at the center of circle is called plane angle. Is called a plane angle. The angle subtending at the center of circle, ठीक है जी, इसको हम plane angle कहते हैं. Such angle can be measured. Such an angle can be measured. Can be measured. ऐसे एंगल को हम मेजर करते हैं. Can be measured by radian. इसको हम रेडियन से मेजर करेंगे. किससे मेजर करेंगे? प्लेन एंगल को आप रेडियन से मेजर करोगे. प्लेन एंगल को आप किससे मेजर करोगे? रेडियन से मेजर करोगे. अब रेडियन को हम कैसे डिफाइन करें? शाबाश. रेडियन को हम कैसे डिफाइन करें? ये वो एंगल है, द एंगल, ये वो एंगल है, द एंगल सबटेंडिंग, द एंगल सबटेंडिंग at the center of circle, at the center of circle, when length of arc, when length of arc become equal to radius, become equal to radius. इसको हम रेडियन कहेंगे. कैसे? दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ आर्क. ये जो हिस्सा है ना, यहाँ ए से लेकर बी तक, इसको हम लेंथ ऑफ आर्क कहते हैं. एंड दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल. ये जब दोनों मेश कर जाए ना, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगी ना, वो 1 रेडियन के बराबर होगी. देखो ना, बहुत सिंपल है. जब ये लेंथ ऑफ आर्क रेडियस के बराबर हो जाए, तब यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो 1 रेडियन के बराबर होगी. वो किसके बराबर होगी? 1 रेडियन के बराबर होगी. सो 1 रेडियन हमारे पास, अगर हम इसको डिग्री में ले लें, तो ये 57.3 डिग्री के बराबर है. ठीक है जी. अच्छा जी, अब इस चीज को मैं प्रूफ करता हूं कि 1 रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर कैसे आ गया. तो इस चीज को थोड़ा सा हम प्रूफ करते हैं. अच्छा, अब हमने प्रूफ करना है, ये चीज हमने प्रूफ करनी है. तो हमें पता है कि जो 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई जो है 180 के बराबर है, तो टोटल 360 हो जाएगा. तो ये 360 डिग्री के बराबर है. किसके बराबर है? 360. तो इसको रेडियन को मैं इधर छोड़ देता हूँ, 1 रेडियन को मैं इधर छोड़ देता हूँ. 360 डिवाइड बाई 2 पाई, तो ये हमारे पास 180 हो जाता है. रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई. तो पाई की कीमत 3.14 लगाए, तो 1 रेडियन आपके पास बराबर आ जाता है 57.3 डिग्री. ठीक है जी. ये हमारे पास बेस्ट रिलेशन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर देता है. ठीक है जी. अच्छा, अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आएंगे, जल्दी से इसको नोट करें. अच्छा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आएंगे? शाबाश. पहला एमसीक्यूज इससे आने वाला है रेडियन से, कि एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं. एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियन होते हैं? तो एक कंप्लीट सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं. कितने रेडियन होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं. या ऐसा कह सकते हो कि एक कंप्लीट सर्कल में 6.25 रेडियन होते हैं. तो ये दोनों ऑप्शन सही है. तो एक कंप्लीट सर्कल में आपके पास इतने रेडियन बन जाते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर इस तरह भी एमसीक्यूज पूछता है कि हाफ साइकिल में कितने रेडियन होंगे. तो हाफ साइकिल में पाई रेडियन होंगे. हाफ साइकिल में कितने रेडियन होंगे? पाई रेडियन होंगे. या आप इस तरह भी कह सकते हो कि 3.14 रेडियन हाफ साइकिल में होंगे. ठीक है जी. तो ये दूसरा एमसीक्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ साइकिल के लिए. तो ये रेडियन से एमसीक्यूज आने वाले हैं. अच्छा, इस तरह हमारे पास सेकंड जो है ना, जो सॉलिड एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है. कौन सा एंगल है? सॉलिड एंगल. ये 3 डायमेंशनल एंगल है जनाब. कौन सा एंगल है? 3 डायमेंशनल एंगल है. ये हमेशा स्फीयर के सेंटर में बनेगी. ये स्फीयर है. स्फीयर को तो मैं ड्रा नहीं कर सकता हूँ, देखा ना, लेकिन आप सर्कल की तरह इसको ड्रा करेंगे. स्फीयर और सर्कल में फर्क क्या है? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ, नोट करें. स्फीयर और सर्कल में, सर्कल जो है ना ये हमेशा 2 डायमेंशन होती है, ये प्लेन में बनता है. स्फीयर जो है ना ये 3 डायमेंशन होती है, ये स्पेस में बनता है. ठीक है जी. इसका एरिया जो है ना ये पाई आर स्क्वायर के बराबर है. इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है. ठीक है जी. तो ये सॉलिड एंगल हमेशा स्फीयर के सेंटर में बनेगी. कब बनेगी जनाब? ठीक है जी. तो ये स्फीयर का सेंटर है. अब यहाँ पे देखो ना,
बॉडी यहाँ से देखो ना, पॉइंट ए से जाकर पॉइंट बी तक, देखो ना यहाँ पे आके, तो देखो ना ये इस तरह का कोई कोन टाइप का एंगल बनता है। देखो ना इसकी एग्जांपल अगर मैं डेली लाइफ में दे दूँ, वाटरमेलन आप लोगों ने देखा है, वाटरमेलन आप लोगों ने देखा है। जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हो और उससे कहते हो कि मुझे लाल वाला मेलन दे दे, तो वो वहाँ से एक पीस निकालता है। वो पीस जो है ना वो एक कोन टाइप बनाता है। वो बेसिकली 3 डायमेंशनल एंगल होता है। वो बेसिकली हमारा सॉलिड एंगल ही होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, जिस तरह लेज़र बीम निकलता है ना मशीन से, वो इस तरह एक 3 डायमेंशनल प्लेन बनाता है, 3 डायमेंशन एंगल बनाता है। या आपने फुटबॉल देखा है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पैचेस होते हैं। अगर आप इनमें से एक पैचेस को निकालें फुटबॉल से, तो वो जो एंगल बनता है ना सेंटर पे, वो एंगल आपका सॉलिड एंगल है। ठीक है जी, तो सॉलिड एंगल में ना ये बेसिकली कोन टाइप का एंगल है जो बनता है यहाँ पे स्फीयर के सेंटर पे। ठीक है जी, और इसको हम मेजर करेंगे किससे? इसको हम स्टेरेडियन से मेजर करेंगे। सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन से मेजर करेंगे। किससे मेजर करेंगे? स्टेरेडियन से। और 1 स्टेरेडियन को अगर हम डिफाइन करें, 1 स्टेरेडियन को, ये बराबर होगा सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर divided by this small length, this small area element, small area element, ये दोनों की रेशियो है, ये आपको स्टेरेडियन देगा। अब स्फीयर का एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर है, 4 पाई आर स्क्वायर है। और इसका एरिया क्या होगा? ये आर है, ये आर है, तो इसका एरिया क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे अगर मैं आर स्क्वायर लिखूं तो आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई के बराबर होगा। अब यहाँ से एमसीक्यूज कैसे आएंगे? एमसीक्यूज इस तरह है। ये पहला एमसीक्यूज मैं लिखूं, बस आखिरी एंड पे है। पहला एमसीक्यूज ये लिखूंगा कि एक कंप्लीट स्फीयर में मेरे पास कितने स्टेरेडियन होंगे?